बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आप तमाम तर बच्चों को। जैसा कि आप जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन प्रोसीजर का आगाज़ कर दिया है। अब इस एडमिशन प्रोसीजर का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि जनाब आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है। आप उस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे, तमाम तर इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आपको एडमिट कार्ड इशू होगा। अब इस फॉर्म को फिलअप करने के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जो बच्चे के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। तो भाई अब हम उन तमाम तर मुश्किलात को आसान करने जा रहे हैं। आपके साथ एक ऐसी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जिसमें आप फॉर्म को फिलअप करने की तमाम तर जो अहम मालूमात है वो आप हासिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म कब फिलअप करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, फी वाउचर का क्या प्रोसीजर है, सेल्फ फाइनेंस है, स्पॉन्सर है, हमारे जो रेगुलर कैंडिडेट के ऐसे बच्चे दे रहे होते हैं उनका क्या मेरिट जिनका बनता है तो वो किस तरह से करेंगे, डेटा क्या आपको उसमें रखना है क्या नहीं रखना, ये सारी बातें आपको जो है वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप अपने फॉर्म को बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में फिलअप कर सकेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड के मिलने तक की तमाम इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो जाएगी। तो आप गलती से बचेंगे, क्योंकि फॉर्म एक ऐसी चीज है कि आपने ऑनलाइन बेसिस पे फॉर्म फिल किया और अगर उसमें एक छोटी सी गलती भी आ गई तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या आपके फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन की कमी है या गलत इंफॉर्मेशन है उसकी बेसिस पे आपका फॉर्म या इवन आपकी जो टेस्ट देने की सीट है वो जाया हो सकती है। तो भाई ये काम बहुत एहतियात से करने वाला है। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और ज्यादा कोई मसला नहीं, बल्कि हम आगे कहा, यस, एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और उसके बाद इनका एडमिशन प्रोग्राम जो है हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, हम अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन। जाहिर है कि भाई ऑनलाइन बेसिस पे हम अप्लाई करें, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने का पूरा जो प्रोसीजर है हम उसे बेहतर तौर पर समझ सकेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भाई आपकी जो आईडी है, यानी कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब आप यहाँ अपनी जो ईमेल आईडी है वो डाल देंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद ये सारा सिलसिला ओके हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। आपकी एक अलग से, इनफैक्ट साइन अप होने के लिए एक आईडी बनेगी। साइन अप होने के लिए आपकी एक आईडी बनेगी। उस आईडी को जाहिर है कि आपने बड़ा यूज करना होगा, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है आपकी अपनी ईमेल आईडी तो होगी ऑलरेडी, ठीक है, जिसको आप यूज करते हैं। मगर उस ईमेल आईडी पर आपके पास कोड आएगा और आपका इनफैक्ट एक टाइटल आ जाएगा, वो आप आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो भाई साइन अप होने के लिए अपना डेटा यहाँ देना जरूरी होगा। ठीक है जी। तो जनाब ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड मेंशन करने नहीं जा रहे। पहले आप अपनी आईडी बनाएंगे, साइन अप होंगे, आईडी बनेगी, उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पर इनफैक्ट पासवर्ड मिलेगा और आपको इनफैक्ट एक टाइटल मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले साइन अप करते हैं। साइन अप करने के फौरन बाद ही हमें एक इंफॉर्मेशन की लिस्ट नजर आ रही है, और वो क्या क्या है जरा इसको पढ़ लीजिए और जहन नशीन कर लीजिएगा ताकि गलतियां आप लोग ना करें। यूज कंप्यूटर, डेस्कटॉप पीसी टू फिल द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। भाई कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करना है, मोबाइल से फॉर्म को फिल नहीं करना, क्योंकि मोबाइल से फॉर्म को फिलअप करते वक्त बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस फेस हो रही होती हैं, जाहिर है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशन आती है बल्कि आप कुछ गलती कर जाएं इस बात का इम्कान बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड, एंटर योर नेम, फादर्स नेम एज रिटन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जनाब, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नेम आपका और आपके फादर का लिखा गया है एग्जैक्टली वही यहाँ मेंशन किया जाएगा। स्पेलिंग को रीचेक कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि अगर स्पेलिंग एरर होता है कि आपके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग नेम भी कुछ और है और आपने कुछ और लिख दी है, तो ये एक प्रॉब्लम बन जाएगा, एक लंबी फटीक बन जाएगी आपके जहन के लिए, आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए। तो बराए करम इससे बचना है। ठीक है जी। चूज अप्रोप्रिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। अब जाहिर है कि जिस बोर्ड से आपने पढ़ा है, अपना फर्स्ट ईयर आपने मुकम्मल कर लिया, अब आप सेकंड ईयर दे रहे हैं जिस बोर्ड से, आपने उसे ही मेंशन करना होगा। ठीक है। चूज एप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ एडमिशन। ठीक है जी, कैटेगरी ऑफ एडमिशन। आपको याद होगा कि एक आपके साथ एक बड़ी सी वीडियो शेयर की गई थी, उसमें कैटेगरी का हवाला मौजूद था कि भाई देखो वहां पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कोड्स दिए गए थे। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, उसका कोड क्या है। ये मालूमात आपको उस वीडियो में बहुत तफसील से हासिल हो सकेगी। तो आप जब फॉर्म फिलअप करने बैठेंगे तो आप उससे पहले उस वीडियो को थॉरली देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। Carefully read the guidelines for the online admission form and guidelines of photograph for undergraduate admissions. In case of incompliance, your online admission form may be rejected.
समझ में आया? यानी कि फोटोग्राफ वाला मामला भी जरा देखना है और जो गाइडलाइंस दी गई उसको भी मद्देनजर रखना है। अगर कोई गलती आती है तो आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब कितनी अफसोस की बात होगी कि बच्चे ने माशाल्लाह से अपनी परसेंटेज अच्छी हासिल कर ली है, तैयारी भी भरपूर कर ली है, एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई ना कोई गलती कर दी जिसकी वजह से एडमिशन फॉर्म जाया हो गया, उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आ रहा, फॉर्म भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो भाई फिर आगे चलकर क्या करेंगे? यानी कि आपका फॉर राउंड वन में टेस्ट देने का जो एक चांस था वो आपने अपनी बेवकूफी से जाया कर दिया। ठीक हो गया जी? ये चीजें समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं आगे। जी क्या करना है? प्लीज प्रोवाइड योर वैलिड एंड इन यूज ईमेल एड्रेस एंड आफ्टर सक्सेसफुल साइन अप काइंडली चेक योर ईमेल इनबॉक्स और स्पैम जंक और प्रमोशन फोल्डर। ठीक है जनाब, अभी हम ये डेटा को फिलअप करते हैं। डेटा को फिलअप करेंगे तो हमारे पास एक ईमेल आ चुकी होगी एनईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी देखते हैं। ठीक है जी, एंटर नेम ऑन एसएससी मैट्रिक में हमने जो नेम मेंशन किया था हम वो यहाँ पर नाम लिखने जा रहे हैं। ठीक है जी, मेरा नाम क्या है वो मैं मेंशन कर देता हूँ, आप अपना नाम ही लिखेंगे। अब आपका नाम, फादर का नाम, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है नो मॉडिफिकेशन अलाउड लेटर, यानी कि कोई तब्दीली इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो होश में रहते हुए आपने ये चीज मेंशन करनी है सही सही स्पेलिंग के साथ। उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस यूज में है आप वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, क्या मेंशन करेंगे? डेट ऑफ बर्थ 12 नवंबर और 2005, चलो 2003 कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद फिर ये कोड नजर आ रहा है आपको, वो बताना है कि वो क्या है, वो लिखना है बल्कि। क्यों? क्योंकि जो है वो ये चीज वेरीफाई करने के लिए कि जनाब कोई रोबोट तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्या मौजूद है यहाँ पे देखते हैं। 7M5YM, सबमिट करके देखते हैं। ओके जनाब, वो बता रहे हैं कि आपकी ईमेल पर ये चीज सेंड कर दी गई है, तो आप अपनी ईमेल को चेक कर लीजिए। अभी कर लेते हैं। ओके जनाब, तो आईडी और पासवर्ड हमें यहाँ मेंशन करना है जो आपके ईमेल में मतलब ईमेल पे आया होगा वो आपको मेंशन करना है। तो मैं मेंशन कर लेता हूँ जो मुझे रिसीव हुआ। ओके, उसके बाद हमने पासवर्ड भी मेंशन कर दिया। इमेज में क्या कोड आ रहा है ये देखिए। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखनी है कि आपको जो पासवर्ड और आईडी आपकी ईमेल पे रिसीव हुआ है उसमें किसी भी किस्म के भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि वो आपको याद रहना चाहिए हर हाल में। ठीक है, यानी कि आपका जो भी आईडी और पासवर्ड आपको रिसीव हुआ आप वो पक्का दिमाग में रखें। जाहिर सी बात है मेल आई है ना, उसमें आ जाएगा, वो तो सेव रहेगा, मगर उसको भूलना नहीं है, उसको जाया नहीं करना, उसको मिसप्लेस नहीं करना। और भी उसके बाद फिर पासवर्ड चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा आपकी सीक्रेसी या प्राइवेसी मुतासर नहीं हो रही है उससे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनाब? स्टेप 1 सिलेक्ट बोर्ड, स्टेप 2 सिलेक्ट कैटेगरीज, स्टेप 3 बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टेप 4 क्वालिफिकेशन, स्टेप 5 डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर, स्टेप 6 अपलोड फोटोग्राफ, स्टेप 7 फी वाउचर और स्टेप 8 जो है वो एडमिट कार्ड। भाई स्टेप 7 तक जाएंगे, एडमिट कार्ड तो डेफिनेटली हमारा उस वक्त इशू होगा कि जब लास्ट डेट्स आ रही होंगी तो यूनिवर्सिटी हमें ये अलॉट करेगी कि हम जो है वो किस तारीख को टेस्ट देने के लिए यूनिवर्सिटी में मौजूद हो। ठीक है, तो हम 8 स्टेप्स के बारे में जरूर जरूर आपसे डिटेल में बात करते हैं। आइए स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्ट बोर्ड। ओके जी, अब सिलेक्ट बोर्ड में हम क्या देख रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं जनाब? सिलेक्ट बोर्ड ग्रुप एंड डोमिसाइल सिलेक्ट केयरफुली एज रॉन्ग सिलेक्शन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एडमिट कार्ड। समझ में आ गया? एडमिट कार्ड कैंसिल हो जाएगा अगर आपने उल्टी सीधी मालूमात अगर यहाँ पर आपने ऐड की जो कि हकीकत में है ही नहीं और वह मालूमात ऐड करके बैठे। ठीक है जी। अच्छा, मेरा कौन सा ग्रुप है जनाब? मैं चला जाता हूँ कहाँ? मैं चला जाता हूँ यहाँ जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन है, बिल्कुल कराची है, हैदराबाद नहीं है, मीरपुर खास नहीं है, सक्कर नहीं है और कोई नहीं है, बल्कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है। तो जो मेरा बोर्ड है वो मैंने सेलेक्ट किया। अब आपका अगर कोई और बोर्ड है, मिसाल के तौर पे आप जो है वो सक्कर बोर्ड से हैं, लाड़काना बोर्ड से हैं, नवाबशाह बोर्ड से यानी कि सिंध में रहते हो, या फिर फेडरल बोर्ड से हैं, ठीक है, फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद में कोई इंस्टीट्यूट है वहां से, या फिर आप ओवरसीज से हैं, यानी फेडरल बोर्ड आप फॉलो करें ओवरसीज से हैं, तो जनाब आपको फिर उसके एतबार से बोर्ड का इंतखाब करना होगा। ओके, अच्छा इसमें सिंध टेक्निकल बोर्ड भी। अच्छा इसके अलावा कह रहे हैं बोर्ड अदर देन, यानी कराची, आखान, जियाउद्दीन, हैदराबाद, मीरपुर, इनके अलावा भी अगर कोई बोर्ड है तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे।
राइट। 12th ग्रेड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड ओवरसीज, आपने 12th ग्रेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है ओवरसीज से, तो भाई आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में नहीं चाहिए। तो मेरा जो बोर्ड है वो मैंने सिलेक्ट किया, वो है इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ठीक है जी। अब जो मैंने यहां पर प्लेस किया है उसी एतबार से मेरे पास तमाम तर डिटेल आगे शो हो रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं सिलेक्ट बोर्ड वेयर यू हैव अपीयर्ड एचएससी इक्विवेलेंट। ठीक है जनाब, कहां एग्जाम दिया था? इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ठीक है जी। उसके बाद पे कह रहे हैं सिलेक्ट ग्रुप। ग्रुप में क्या है? प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। सर मेरा प्री इंजीनियरिंग है। ठीक है जी, मैंने प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। अब आपका अगर कंप्यूटर साइंस हो तो आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको अपनी मालूमात इसी तरतीब से लिखनी है। ठीक है। डू यू हैव अ डोमिसाइल ऑफ, भाई डोमिसाइल कहाँ का है? अगर मेरे पास सिंध का डोमिसाइल है तो मैं क्या लिखूंगा? एनईसीडी इन सिंध। ठीक है। और अगर मेरे पास डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? एनईसीडी आउटसाइड सिंध। तो भाई अगर मेरे पास सिंध का डोमिसाइल ही जैसा कि है तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है जी। Giving wrong information about domicile will result in cancellation of application form without refund of fee। सुन लो और दिमाग में अपने रख लो कि भाई अगर तुमने गलत मालूमात दी है, गलती से दी है, जानबूझ के दी है, इससे मैटर नहीं कर रहा, गलत मालूमात दी है तो गलत मालूमात देने पे तुम्हारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और कोई फीस तुम्हें रिफंड नहीं होगी। तो इसलिए मालूमात को ध्यान में रखते हुए प्लेस करना है। क्लियर है जी। अच्छा, अब इसमें तमाम तर कुछ कैटेगरीज आपके सामने मौजूद है, किसके मुताबिक? इंटरमीडिएट आपने बोर्ड से पढ़ा, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची से आपने पढ़ा, तो कैटेगरीज उसके मुताबिक आपको दी गई हैं। अगर आपने किसी और बोर्ड को सिलेक्ट किया होता, ठीक है जनाब, फेडरल बोर्ड को सिलेक्ट किया होता, आखान बोर्ड को सिलेक्ट किया होता, तो फिर आपको कैटेगरी उसी हिसाब से दी जा रही होती। ठीक है जी। अब मैं अगर यहां पर पढ़ता हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? आर वन किसके लिए? एचएससी प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ठीक है जी। R1F डिसेबल्ड पर्सन, R1F डिसेबल्ड पर्सन, एचएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस। डिसेबल्ड का मतलब क्या है? माजूर। अब माजूर से मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई जो है वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है तो उसको माजूरी इस एतबार से समझा जाए, नहीं। अगर कोई चलने में प्रॉब्लम है, किसी के बोलने में प्रॉब्लम है, किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, लिखने का प्रॉब्लम आता है, हाथ टेढ़े हैं, तो ये डिसेबलमेंट कंसीडर की जाएगी। तो फिर आप कैटेगरी R1F को मार्क करेंगे। ठीक है जी। एक से ज्यादा कैटेगरीज मार्क कर सकते हैं? जी हाँ, एक से ज्यादा कैटेगरीज मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। R1 मैंने रेगुलर कैंडिडेट की हैसियत से प्री इंजीनियरिंग का हूं या फिर मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो मैंने देखा कि कौन सा बोर्ड? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, मैंने इसे मार्क कर देना। आगे हम देखते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज। भाई कि अगर किसी का ताल्लुक जो है वो माइनॉरिटी से है, कि जनाब कोई जो है वो हिंदू है या किसी और मजहब से ताल्लुक है, मुसलमान होने के अलावा किसी और मजहब से ताल्लुक है, तो भाई वो इस कैटेगरी को भी मार्क कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो उस स्पेसिफिक कोटे में जो सीट्स होंगी, तो फिर वहां उसको सीट मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, एक जगह कॉम्पिटिशन जो है वो 14,000 बच्चों का, मिसाल दे रहा हूँ, 14,000 बच्चों का, एक जगह कॉम्पिटिशन सिर्फ 100 बच्चों का है, तो भाई 100 बच्चों में आपको फिर एडमिशन मिलने का इम्कान आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 40,000। ठीक है जी। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो, किसी माइनॉरिटी से किसी का रिलेशनशिप हो, तो वो इस कैटेगरी को भी मार्क करेगा। उसके बाद क्या है? R6 रूरल एरिया सिटी डिस्ट्रिक्ट। रूरल एरियाज के मानी क्या होते हैं? मजाफाती इलाके। अर्बन सिटीज यानी कि जो इलाके तरक्की याफ्ता हैं, शहरी इलाके हैं, उसे कहते हैं रूरल एरियाज। हम कहते हैं मजाफाती इलाके, यानी कि किसी की रिहाई जो है वो किसी गोट वगैरह में है, या फिर जो है वो जिस तरह से अगमान बस्ती है, या ऐसे किसी ऐसी जगह पर उसकी रिहाइश है जहां पर बुनियादी सहूलतें भी ना होने के बराबर हैं, तो भाई फिर वो R6 रूरल एरियाज की कैटेगरी को मार्क कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? R7 एरियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर्स, यानी कि एनईडी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के बेटे या बेटी हैं, तो भाई फिर R7A मार्क होगा। एनईडी यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के बेटे या बेटी हैं, तो भाई आप यहाँ R7B को मार्क कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लेना जरूरी है, वरना फिर आगे चलकर मुश्किल पेश आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का मतलब ये है कि आपने स्पोर्ट्स में कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, नेशनल लेवल पर जाकर आपने खेला है और बड़ी शोहरत आपको मिल गई है, बड़ा नाम है। ठीक है। अब आपकी जाहिर सी बात है, शोहरत और नाम तो आपकी एनईडी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा ना, आपने अगर किसी जगह पे खेला है तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, आपको एविडेंस शो करना पड़ेगा कि आपने इस लेवल पर जाकर इस स्पोर्ट्स को खेला है, तो तब आप R9 वाली कैटेगरी को मुंतखब कर सकते हैं। R11A नॉमिनीज ऑफ यूईटी लाहौर टेक्सला, नॉमिनीज ऑफ यूईटी पेशावर टेक्सला। अच्छा भाई, आपने यूईटी लाहौर में, यूईटी टेक्सला में टेस्ट दे दिए, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, मगर अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ एनईडी यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें, तो भाई आपने अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर हासिल करना होगा, जिसको यहाँ जो है वो आप यहाँ पर शो करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस कंसीडर किया जा सकता है। तो नॉमिनीज का मतलब ये हुआ, यही सिलसिला यूईटी पेशावर में भी रहेगा।
SF, अब आर की कैटेगरी खत्म हुई, SF क्या है ये मैं अपनी वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। SF क्या है? SF का मतलब सेल्फ फाइनेंस भी है और स्पॉन्सर्ड की सीट भी यहाँ पर मौजूद है। अगर सेल्फ फाइनेंस की हम टोटल फीस देखें तो जनाब बन रही है 8,25,000 रुपए। तो 8,25,000 रुपए आपको देने का है, ये याद रखना बेइंतहा जरूरी है कि 8,25,000 रुपए आपको जो है वो टैक्स देने के बाद नहीं देने, वो टैक्स देने के बाद नहीं देने, वो आपको फॉर्म जमा करवाते वक्त देने होंगे, फॉर्म जमा करवाते वक्त देने होंगे। वाउचर जो आपको इशू होगा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस को मिसाल के तौर पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक कर दिया है, तो इट मींस कि आपको जो वाउचर इशू हो रहा होगा वो 8,25,000 रुपए का वाउचर इशू हो रहा होगा, और वाउचर आपको जमा करवाना होगा टैक्स देने से पहले, टैक्स देने से पहले, ठीक है। अगर आपने वाउचर जो है वो जमा नहीं करवाया, जाहिर सी बात है फिर आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। अब आप अगर वाउचर जमा करवाएंगे, आप कहेंगे जनाब मैं जो मेरिट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरी तो जो है ना वो 4,000 मुझे बताया गया था, तो भाई वो बताया गया था रेगुलर कैंडिडेट के हैसियत से, यानी आर कैटेगरी से, ठीक है। तो अगर आप SF कैटेगरी को मार्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये पैसे जमा करवाने होंगे, लाजमी करवाने होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और सवाल भी जहन में आ रहा है कि सर ये तो चलें ठीक है हो गया, अब उसके बाद SF के बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं SF11, यानी स्पॉन्सर्ड सीट्स। अब स्पॉन्सर्ड सीट्स में लिखा हुआ है 10,25,000 रुपए। सर तो 10,25,000 रुपए हमें पे करने हैं? जी हाँ, आप अगर स्पॉन्सर्ड सीट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो 10,25,000 रुपए पे करेंगे, ठीक है। अब 10,25,000 रुपए, अब क्या मैं SF को यानी कि सेल्फ फाइनेंस को और स्पॉन्सर्ड सीट्स को इकट्ठा एक साथ मैं सिलेक्ट कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। तो क्या उसके लिए मुझे दोनों के लिए अलग अलग अमाउंट जमा करवाना होगा? जी नहीं जनाब, 10,25,000 रुपए के जो अमाउंट है ये सुफिशियंट होगा, यानी स्पॉन्सर सीट के लिए भी और सेल्फ फाइनेंस के लिए भी इसको सुफिशियंट कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब अगर बात कर ली जाए एज अ रेगुलर कैंडिडेट, तो जनाब 4,000 से कुछ अमाउंट आपको जो है ज्यादा आपको पे करना होता है। अभी आपको उसका वाउचर भी शो हो जाएगा, तो वो सारी डिटेल आपके जहन में रहेगी कि भाई ये मेरी फीस है जो कि इस साल जाने को है, यानी कि टेस्ट के लिए जो मेरी मेरिट पर एडमिशन हासिल करने के लिए जो मैं फीस पे कर रहा हूं, सिर्फ मेरिट पर, सिर्फ मेरिट पर, सेल्फ फाइनेंस की बात नहीं हो रही, स्पॉन्सरशिप की बात नहीं हो रही, सिर्फ आप जो है वो मेरिट पर अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 4,000 कुछ रुपए का अमाउंट है वो आपको उसका वाउचर आपको बनाना होगा। आपको 8,25,000 रुपए, 10,25,000 रुपए नहीं देने होंगे, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। फिर एक और अहम चीज है, वो लिखा है आर फॉर अपियरिंग इन एनईडी एंट्री टेस्ट ओनली। अब यहाँ पर ना पूरी डिटेल है कि आर से मतलब क्या है। अब यहाँ पर आप आर से बना दिए, रेगुलर कैंडिडेट खुद को मत ले लीजिएगा, ठीक है। आर कैटेगरीज फॉर कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग टू बी नॉमिनेटेड अगेंस्ट रिजर्व सीट्स अंडर कैटेगरीज 10A 10B 12A 12B 12C एंड अदर्स। भाई यहाँ पर जो आर से मुराद है वो बेसिकली क्या है, यानी कि डिंशॉ फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको ये इख्तियार हासिल है कि इस कैटेगरी को मुंतखब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और कैटेगरीज भी हैं जो कि इसमें आती हैं, ठीक है जनाब। 12A 12A 12B 12C 12D 12E 12F तक जा रहा है, फिर 13A 13B 13C 13D 13E तक जा रहा है, और 14 भी इसमें शामिल है। तो भाई ये सारी की सारी जो रिजर्व सीट्स हैं या कि स्पॉन्सर्ड सीट्स हैं वो उनके लिए हैं, जो कि एक तो डिंशॉ फैमिली का हवाला है, और दीगर नॉमिनीज भी इसमें शामिल होती हैं, मगर ये आपके लिए नहीं है, ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए नहीं है, रेगुलर के लिए R1 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि जहां पर स्टैरिक बना हुआ है जिस पोर्शन के साथ, तो वो आपको लाजमन फिल करना है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब सवाल आ रहा होगा जहन में कि सर ये R10A R10B इसका क्या करें? बेटा तो ये सारी डिटेल मैं अपनी वीडियो में दे चुका हूँ कि इन कोड से आखिर मतलब क्या है, मकसद क्या है, किसको रेफर करने जा रहे हैं, तो आप जरूर जरूर वहां से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो जनाब मैंने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी मुंतखब की R1, ठीक है जी। मैंने सेल्फ फाइनेंस को नहीं किया, ठीक है। मैंने जो है वो सेल्फ फाइनेंस के अलावा मैंने स्पॉन्सरशिप को नहीं किया, मैं तो सिंपली प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड बच्चा हूं और मैं तो ये करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आगे जाते हैं। अच्छा जी, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी। बेसिक इंफॉर्मेशन में मैं ऑलरेडी जो डेटा ऐड कर चुका हूं वो मेरे पास रीअपेयर हुआ है, रीअपेयर हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद CNIC, CNIC नंबर, ठीक है जनाब, CNIC नंबर में डाल रहा हूँ। अच्छा, क्या CNIC अगर मेरा नहीं बना, 18 साल उम्र है, मेरा CNIC नहीं बना, क्या करूँ? बेफॉर्म डालना होगा, बेफॉर्म का नंबर डालना होगा। अगर बेफॉर्म भी आपका नहीं बना तो पहली फुर्सत में ये वाला सारा काम छोड़ के बेफॉर्म बनवाओ, क्योंकि अगर बेफॉर्म का नंबर आपके पास नहीं है तो फिर आपका एडमिशन फॉर्म, ये जो इनफैक्ट एप्लीकेशन है, ये जो फॉर्म एडमिशन के लिए, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। स्टैरिक बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉलम आपको लाजमन फिल करना पड़ेगा, विदाउट हाइफन करना है, हाइफन के बगैर करना है, ठीक है जी। मैं कर देता हूँ अभी।
ठीक है, विदाउट हाइफन ये CNIC नंबर यहाँ पर आ गया। रिलीजन, रिलीजन क्या है? इस्लाम है। अगर किसी का कोई और रिलीजन है तो उसे मेंशन यहाँ करेगा। प्रेजेंट एड्रेस, अब यही मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तसव्वुर कर लेते हैं। ठीक है जी, यही मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी है और यही मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, तो मैं इसे दोनों जगह पर प्लेस कर देता हूं। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहे हैं जनाब टेलीफोन नंबर विद योर सिटी कोड, यानी कि अगर आप लैंडलाइन नंबर शो कर रहे हैं तो जनाब उसमें सिटी कोड आपको डालना होगा। भाई मैं लैंडलाइन नंबर शो नहीं कर रहा। ठीक है जनाब, मैं अपना नंबर शो मतलब कोई ऐसी, ओके मैंने नंबर शो कर दिया। ठीक है, यही मेरा टेलीफोन नंबर भी है और यही मेरा सेल नंबर भी है। ठीक है, आगे चलें, आगे जाते हैं। सर एनी डिसेबिलिटी, इफ एनी डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, भाई अगर किसी को कोई बीमारी लाहक हो तो क्या होगा? वो यस करेगा, वो यस करेगा। ठीक है ना, प्रोवाइड डिटेल्स। अब अगर मैं ये बताता हूं कि जनाब मुझे कोई बीमारी है तो मैं फिर यहाँ पर डिटेल ऐड करूंगा। अगर मुझे कोई, अब मैं अगर डिटेल ऐड कर देता हूं तो इसमें मेरा फायदा ही है, यानी कि मुझे फिर जो है वो उस बीमारी की बुनियाद पे कुछ सहूलत मिल सकती है, वो डिसेबिलिटी की बुनियाद पे कुछ सहूलत मिल सकती है। ठीक है, तो मुझे इस तरह से चलना होगा। राइट, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आगे जाने, अगर किसी को हो तो वो मेंशन जरूर जरूर कर दे। एंटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय गार्जियन एंड नॉट फादर। अब गार्जियन और फादर, भाई देखें फादर वालिद को कहते हैं, अगर वालिद हयात नहीं है या कि फिर जो है वो सेपरेशन हो चुकी है, वालिद अब आपको सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, तो फिर गार्जियन आ जाता है। क्लियर हो गया ना, फादर हयात नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है तो गार्जियन आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या, गार्जियंस नेम। अब गार्जियंस का हवाला, ये वाला जो रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त आएगा कि जब आपके वालिद हयात नहीं है या वो आपको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं, हयात है माशाल्लाह से, तो फिर यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है वो लीव कर दिया जाएगा। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्टेरिक नहीं बना हुआ, यहाँ स्टेरिक नहीं नहीं बना हुआ। ठीक है जी, ओके जी, आगे जाते हैं। रिलेशन विद गार्जियन, जब मैंने गार्जियन का नेम मेंशन ही नहीं किया तो फिर रिलेशन विद गार्जियन भी नहीं बनता। ठीक है, अब मेरे वालिद हयात है तो मेरे लिए दोनों कॉलम बेकार है। अगर मेरे वालिद हयात नहीं होते तो मैं इन दोनों कॉलम्स को फिल करता, इनफैक्ट उनका नेम मेंशन कर जो CNIC पर है, और फिर उनसे रिलेशन क्या, रिलेशन क्या है भाई, मैं इनफैक्ट वो मेरे गार्जियन तो है मगर किस बेस पे, आंट हैं, अंकल हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो रिलेशनशिप आपको शो करना होगा। ठीक है जी, उसके बाद है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन फादर का जो है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है जनाब, और क्या है भाई, रिटायर्ड है, मैंने कहा कि भाई रिटायर्ड है। ओके, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कितने अफराद फैमिली में ऐसे हैं जो उन पर डिपेंडेंट है, जिनके लिए वो इनकम जनरेट करते हैं। भाई हमारी फैमिली में हम 5 बहन भाई हैं और एक वालदा। ठीक है, तो 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो भाई 6 अफराद हो गए जिनको वो सपोर्ट करते हैं, अर्न करते हैं। जनाब टोटल फैमिली मेंबर 7 है, वालिद को हटा दे तो 6 बनते हैं, तो जनाब नंबर ऑफ डिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर 6 आ गए। ठीक है, मंथली इनकम सपोज 60,000। CNIC विदाउट हाइफन, ये देखो लिखा हुआ है सारा ना, अगर मैं हाइफन डाल दूंगा तो फिर मेरे पास ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो CNIC मुझे मेंशन करना है जो कि विदाउट हाइफन। ठीक है जी, ठीक है, ये मैंने CNIC नंबर भी मेंशन कर दिया। ओके, आगे जाते हैं। एड्रेस, एड्रेस कौन सा होगा? एड्रेस ऐसी बात है वही होगा जो कि मैंने इससे पहले मेंशन किया था। नहीं जी, नहीं जी, हमें जाके पीछे सेव करना पड़ेगा, तो चलो दोबारा से डाल देते हैं। ओके, क्लियर हो गया जनाब, यहाँ पर हमने हाउस नंबर मेंशन कर दिया। ओके, विदाउट आइफन सेल नंबर भी आ गया। ईमेल एड्रेस, अच्छा अब ये इन्फॉर्मेशन किसकी चल रही है? फादर की चल रही है। ठीक है, तो फादर की तमाम तर डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करें, तो उनका अगर ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? रिलीजन, रिलीजन ओके, इस्लाम या कोई और मजहब है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज़ोरोस्ट्रेन यानी पारसी, बहाई है, अहमदी है, तो भाई मुसलमान है, इस्लाम रिलीजन है तो यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पर आपने तमाम तर इंफॉर्मेशन सेव कर दी, अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन आपने मेंशन कर ली। अब रीचेक कर लें जरा कि कहीं कोई गलती तो करके नहीं आ गए। नहीं सर, कोई गलती नहीं है, सारी चीजें ओके। ओके, अच्छा जनाब, एक चीज हम मिस कर गए शायद। जी देखिए, गलती पकड़ी गई ना, नेम मेंशन कर दिया, ये सब मेंशन कर दिया, जेंडर मेंशन नहीं किया। तो भाई अगर मैं अभी जेंडर मेंशन के बगैर आगे बढ़ जाता तो मुझे फिर ऑब्जेक्शन उसमें दे रहा होता, राइट? अच्छा चलो चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, क्या कह रहे हैं अब? प्रॉब्लम आ गया, ठीक है जनाब। कह रहे हैं प्लीज ओनली एंटर न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 इन मंथली इनकम फील्ड। ओके, 0 to 9, प्लीज ओनली एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज 0 to 9 इन मंथली इनकम फील्ड। अच्छा भाई, मंथली इनकम फील्ड में उन्होंने कहा है कि जनाब न्यूमेरिक, प्लीज ओनली एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज 0 to 9 इन मंथली इनकम फील्ड। चले भाई ये करके देख लेते हैं, है ना? ओके, तो इसका मतलब है कि हमारी ये इनफैक्ट फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी मुकम्मल यहां पर महफूज हो गई, राइट? अब क्या कह रहे हैं, स्टेप 4 क्वालिफिकेशन। ओके, क्वालिफिकेशन अब देखिए मेरे पास कैसे आएगी। अब मैंने क्या डाला था, इंटरमीडिएट का डाला था, ठीक है जी। तो फिर अब मेरे पास मैट्रिकुलेशन, क्या मैट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर, मैट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर, किस साल में मैंने मैट्रिक पास किया है वो मेंशन करना होगा। यूजुअली 2003 तारीख पैदाइश है मेरी, और इस एतबार से 2003 में पैदाइश, और उसके बाद फिर स्टडी शुरू हो गई है। तो जनाब 2005 से सपोज कर लेते हैं, 5 से मैंने स्टडी शुरू की, 15 साल हो गए, यानी कि मैं 20 डाल देता हूँ, ठीक है जी। 2020, ठीक है। मैट्रिक किस, कहाँ से किया? उस्मान पब्लिक स्कूल से किया, ठीक है जी, स्कूल से किया, ठीक है। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी कि मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स अटेन किए वो बताना है, राइट? मैंने चले 600 मार्क्स ऑब्टेन किए, और टोटल कितने थे? टोटल थे 850। ओके जी, आगे जाते हैं, मैट्रिक का हो गया सिलसिला मुकम्मल, 9 मैट्रिक का। उसके बाद है एचएससी, एचएससी के बाद आ गया एचएससी। जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, तो अब मुझे यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना, यहाँ पे मैं फिल नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है, प्री इंजीनियरिंग है, ये ऑलरेडी फिल्ड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, एचएससी इक्विवेलेंट एग्जाम डीई कॉलेज इंस्टीट्यूट। एचएससी का कॉलेज कौन सा रहा जनाब? दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक हो गया, जो कि मार्कशीट में है, मार्कशीट में भाई यही है, ठीक है जनाब। आई एफ पास एचएससी पार्ट 2 इन ईयर, कब किया है भाई? अब ये जरा इंपॉर्टेंट बात, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, देखो अभी अगर मिसाल के तौर पे 2023 या उससे पहले जो है वो एचएससी पार्ट 2 क्लियर हो गया, उसका रिजल्ट वगैरह सब आ गया, तो भाई फिर मैंने फिर 2023 मार्क कर देना है। और अगर मैंने अभी एग्जाम ही नहीं दिए, अभी मैं एग्जाम दूंगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर मुझे ये मार्क करना होगा, ठीक है, 2024 मार्क करना होगा। ओके, अच्छा, अब 2024 मैंने मार्क किया तो फौरन ही उसके बाद मेरे पास क्या स्लाइड्स हो गई कि जनाब ऑब्टेन मार्क्स इन एचएससी पार्ट 1, कितने मैंने मार्क्स हासिल किए थे एचएससी पार्ट 1 में? ओके, और टोटल मार्क्स कितने थे? अराउंड 600, चलें ऐसा कर लेते हैं, या इसको कर देते हैं कुछ और थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, चलें ऐसा कर लेते हैं। टोटल मार्क्स थे एचएससी पार्ट 1 में 600, ओके। उसके बाद पार्ट 1 सीट रोल नंबर
अब मुझे सीट रोल नंबर तो याद नहीं होगा यकीनन, ठीक है जी। उसके बाद एचएससी पार्ट 2 सीट रोल नंबर। तो सर एचएससी पार्ट 2 सीट रोल नंबर कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो अभी एग्जाम दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर मैं कॉलम फिल नहीं कर सकता, इस पे स्टैटिक भी नहीं बना, इसका मतलब है कि इसको फिल किए बगैर आगे बढ़ सकता हूँ। एचएससी पार्ट 1 मार्कशीट नंबर। एचएससी पार्ट 1 मार्कशीट नंबर देखो, अभी जो है वो कराची में भी बहुत सारे बच्चों, मतलब बच्चों को मिली नहीं है, जो ग्रेस मार्क्स मिलने थे। ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद उनको नई मार्कशीट इशू होनी थी, तो वो मिली नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अब जब आपको नई मार्कशीट मिल जाएगी तो उसका मार्कशीट नंबर आप डालेंगे तो वो कंसीडर किया जाएगा। जाहिर है कि हर एक सब्जेक्ट में जब 12 नंबर अगर किसी को मिल रहे थे तो 12 12 12 करके मिल गए, आगे बढ़ जाएंगे काफी, तो आपका परसेंटेज बेहतर वाला जो है उस मार्कशीट से शो हो रहा होगा, तो आप उसका मार्कशीट नंबर डालिएगा यहाँ पर, ये बात जहन में रख लीजिए, ठीक है। आगे जा सकते हैं, आगे जाते हैं। हिफ्ज कुरान। हिफ्ज कुरान भाई, अगर कोई हाफिज है स्टूडेंट जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है तो कहते हैं यस सर मैंने किया है, तो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो से मेंशन करना होगा, ठीक है, वो से मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद एक और चीज, अगर वो ये मेंशन करता है कि हाँ मैंने कुरान हिफ्ज किया हुआ है, और वो अपना वफाकुल मदारिस से जो है वो उसको सनद मिल जाती है, ठीक है, वो भी बता देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा सर कि उसका बाकायदा तौर पे एक टेस्ट की डेट आएगी, उसकी एक टेस्ट की डेट आएगी। अब ये राउंड 1 हो जाता है तो उसके बाद टेस्ट की डेट आ जाएगी, उसे टेस्ट देना होगा। अब टेस्ट में क्या होगा? हिफाज कराम मौजूद होंगे और दीगर ऐसे हजरात मौजूद होंगे जो टेस्ट लेंगे, उनसे कुरान सुनेंगे और उनसे कुछ बुनियादी सवाल करेंगे। अगर आपने जवाब दे दिए तो ओके ठीक है जी, पास हो गए। नहीं अगर कर सके तो जाहिर सी बात है आप फेल हो गए। अब सर हाफिज कुरान का यहाँ पे रेफरेंस क्यों आता है? हाफिज कुरान का रेफरेंस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हाफिज अगर कोई है तो उसको उसके स्कोर में, ये सेकेंड ईयर के स्कोर में 10 से 12 नंबर इजाफी मिलते हैं, 10 से 12 नंबर का उसको इजाफा मिल जाता है हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर, ठीक है जी। मगर वो ऐसा नहीं है कि जनाब हाफिज कुरान है तो बस कह दिया बस काफी हो गया, नहीं, उसको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में कामयाब हो जाएगा तो उसको नंबर मिल जाएंगे, टेस्ट में कामयाब नहीं होगा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक हो गया जनाब। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल पेपर्स ऑफ एचएससी? भाई ये क्या मतलब है, ये क्या कह रहे हैं, आओ इसको समझ लो जरा। भाई एडिशनल पेपर्स का मतलब है कि अगर कोई बच्चा, मैं यहां पर आ गया, सही है, तो फिर यहां पर क्या आ रहा है, प्रीवियस एचएससी ग्रुप। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि सोचता है कि भाई अब मैंने फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल पढ़ ली थी, अब मेरा तो जो है ना वो सत्यानाश हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो अगर वो शिफ्ट करेगा, तो उसको एडिशनल पेपर देना होगा। अब अगर वो इनफैक्ट प्री इंजीनियरिंग में आना चाह रहा है तो वो एडिशनल पेपर देगा, एडिशनल मैथ्स का पेपर देगा, और वो पेपर देगा सेकेंड ईयर में, ठीक हो गया, तो सेकंड ईयर में पेपर देगा। अब यहां जरा कैटेगरी देखिए, प्रीवियस एचएससी ग्रुप। प्रीवियस एचएससी ग्रुप क्या था? भाई मेरा प्री मेडिकल था, मैं प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता, सही है, ये मेरा इरादा है। तो फिर क्या करेंगे, प्रीवियस एचएससी मार्कशीट नंबर, एचएससी की जो मार्कशीट थी उसका नंबर आ जाएगा, प्रीवियस एचएससी ईयर, प्रीवियस एचएससी ईयर 2024 चल रहा है, इसमें मैं दूंगा सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर मैंने कब किया था, 2023 में, ठीक हो गया जी। प्रीवियस एचएससी सीट नंबर, ठीक है जनाब, मैंने सीट नंबर भी मेंशन कर दिया। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें मसला ये आता है कि भाई अब बच्चे के पास जो लास्ट मार्कशीट है उसमें जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी का है। अब क्या करें? अब बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अब आप जाना चाह रहे हैं प्री इंजीनियरिंग में, तो आपको फिर अपनी एप्लीकेशन बनाकर, एक एप्लीकेशन बनाकर आपको जाना पड़ेगा डीन के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और उनको ये अपना केस सामने रखना होगा कि भाई मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, तो फर्स्ट ईयर में मैंने बायोलॉजी का पेपर दिया, मगर अब मैं शिफ्ट करना चाहता हूं, मगर मेरे पास अभी तक ना सेकंड ईयर के पेपर हुए ना सेकंड ईयर से रिलेटेड कोई रिजल्ट मौजूद है, तो मेरे इस मार्कशीट को, जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है जिसमें बायो का सब्जेक्ट मौजूद है, उसके स्कोर को कंसीडर किया जाए, और मैं एडिशनल मैथ्स यानी एडिशनल पेपर में अपना 60% अबव स्कोर कर सकूंगा, करूंगा, इंशाल्लाह कर पाऊंगा, या फिर और इससे भी बेहतर अपना स्कोर कर सकूंगा। तो आप ये अपनी एप्लीकेशन एक जो है वो फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद फिर ये प्रोसीजर आपको और बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है। तो जनाब यहां तक फॉर्म आपका फिलअप हो गया है, आगे जा सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर दें, चलें जी कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमें बता देंगे, तो इसका मतलब है अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्वालिफिकेशन मामला भी हो गया है। डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर, डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर में क्या है देखो जरा क्या कह रहे हैं भाई, यहां पर प्रियोरिटी प्रेफरेंस, यानी अब प्रियोरिटी या प्रेफरेंस का मैटर क्या है ये जरा समझते हैं तरह तफसील से। देखो भाई हमने ये देखा था कि हम 50% ले रहे हैं इंटर की, मतलब जो हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसकी परसेंटेज, और 50% हमारा टेस्ट का स्कोर, उसके बाद उसको देखते हुए हमारा मेरिट बनता है, फिर मेरिट बनेगा, ठीक है, उसके मुताबिक नहीं
बल्कि जो मेरिट बन रहा है यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज का, डिपार्टमेंट्स का, उसके मुताबिक फिर हमारी मेरिट को मद्देनजर रखते हुए हमें एडमिशन दिया जा सकेगा। मिसाल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग है, वो क्लोज हो रही है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जनाब, 79 पे वो क्लोज हो रही है, तो 79 अगर मेरा मेरिट बन रहा है तो मेरा एडमिशन हो सकता है, और अगर 79 से ऊपर है तो भी इम्कान है कि मेरा एडमिशन वहां हो जाए। तो अब ये एक तो चीज क्लियर है, तो प्रायोरिटी हम अपने तौर पे तो सेट कर रहे हैं, मगर इसका कोई खातिर खा हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी सेट होगी मेरिट से, प्रायोरिटी सेट होगी मेरिट से। हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होगा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं फला फला फील्ड जो है ना वो मुंतखब कर लूं, ऐसा नहीं हो रहा। आपका जो परसेंटेज टेस्ट का और आपकी इंटर का फर्स्ट ईयर का स्पेशली रहा है उसको मद्देनजर रखा जाएगा, और उस डिपार्टमेंट में क्या मेरिट जा रहा है, क्लोजिंग परसेंटेज क्या है। आपने शायद वीडियो देखी होगी, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर, बल्कि इससे पहले वाली वीडियो में ये क्लियरली बताया कि लास्ट ईयर में जो मेरिट रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वो क्या रहा है, और इस साल क्या उसमें इजाफा हो सकता है या नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई जरूर जरूर देख लीजिएगा। चले फिर भी दिल की तसल्ली के लिए हम इसे जो है वो अपनी मर्जी से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी में पहले क्या आ गया, मेरी प्रायोरिटी में आ गया, यस, मैं कह रहा हूं भाई ये आना चाहिए, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई अब जो है वो ये, ठीक है जी, मैंने अपनी प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से, इस तरतीब से बना ली है। फिर मैं समझता हूं कि जनाब ये भी ऊपर जाना चाहिए, यानी कि मैं तो कह रहा हूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड की मैंने प्रायोरिटी सेट की है, इसी को मैं मद्देनजर रखूंगा अपने आने वाले दिन के लिए, आने वाली स्टडी के लिए। ठीक हो गया जी, यहां तक हमने काम अपना पूरा कर लिया, स्टेप 5 हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं जनाब, सेव एंड नेक्स्ट। तो जी ठीक है, अब क्या आ गया सीन, डिसिप्लिन चॉइस ऑर्डर हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं अपलोड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बारे में जरा सीख लेना और समझ लेना जरूरी है। भाई वो क्या कह रहे हैं देखो जरा, वो कह रहे हैं जनाब इस तरह की छिछोरेपन की तस्वीरें नहीं डालना है, या आप डालेंगे तो वो पिक्चर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, पहली तो बात ये हो गई कि किसी भी तरह से बैकग्राउंड उल्टा सीधा ना हो। ये ट्रॉफी आपने जीती दी है, अच्छी बात है, मगर ये यूनिवर्सिटी को मैटर नहीं कर रही। ठीक है, सेल्फी वाली ना हो, बैकग्राउंड सीनरी टाइप ना हो, चश्मा लगा के कैप पहन के या स्टैंप लगी हुई पिक्चर पे वो पिक्चर स्कैन करके ना दी जाए, और ऐसी ब्लर पिक्चर भी ना दी जाए। सिंपल सिंपल कैसी पिक्चर होनी चाहिए सर, ऐसी पिक्चर होनी चाहिए सिंपल। अगर आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं है, आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, वहां पे अपनी पिक्चर खिंचवा लीजिए, और 300 KB की फाइल होनी चाहिए, 300 KB जो है ना उसकी रेजोल्यूशन बननी चाहिए, बस 300 KB तक होनी चाहिए, या उससे कम हो मगर उससे ज्यादा ना। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, should not exceed 300 KB of storage size and should be in JPG format, GIF format. Physical attributes of photograph must be taken recently with light blue background. जरा सोच लो, जरा ध्यान कर लो, लाइट ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और रिसेंट होनी चाहिए फोटोग्राफ। ये नहीं कि अपन बचपन की तस्वीर दे देना आगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। शुड बी इन क्लियर शार्प एंड गुड क्वालिटी एंड इन फॉर्मल ड्रेसिंग, फॉर्मल ड्रेसिंग समझ लो। फुल फेस मस्ट बी विजिबल, चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। आई कांटेक्ट विद द कैमरा, यस आई कांटेक्ट होना चाहिए कैमरे से, सामने देख के आपकी तस्वीर खींची होनी चाहिए। शुड बी विद नेचुरल स्किन टोन, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ये ना हो कि भाई आपने कलर वलर चेंज करके आपने फिल्टर लगा के पता नहीं क्या नमूना बना दिया, ऐसा ना कीजिएगा। नॉर्मल सी तस्वीर अपनी खिंचवाइए, बनवाइए, और आप यहां पर उसको फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है जी, फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। शुक्र अल्लाह का कि जनाब फाइल हमने जो है वो जो पिक्चर सेव की थी वो हमने अपलोड कर दी, और वो अपलोड भी सक्सेसफुली हुई, यानी कि हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी पिक्चर में क्या ऐसी कोई हरकत नहीं हो रही, ठीक है ना, तभी वो जो है वो अपलोड हो गया, वरना अपलोड नहीं होती। अपलोड हो भी जाती फिर भी रिक्वायरमेंट अपनी जो है वो दे रहा होगा। ठीक है जी, सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं जनाब। हमारे काम हो गए, अपलोड पिक्चर भी हो गए। अब उसके बाद जा रहे हैं फी वाउचर पे। फी वाउचर यानी सबमिशन फी डिटेल्स पे। अब आपको याद होगा कि मैंने कौन सी कैटेगरी मुंतखब की थी, R1 की कैटेगरी मुंतखब की थी, यानी कि मैं एक रेगुलर कैंडिडेट की हैसियत से, मैं सेल्फ फाइनेंस पे नहीं जा रहा, मैं जो है वो स्पॉन्सर्ड सीट पे नहीं जा रहा, मैं इनफैक्ट एक मेरिट की सीट हासिल करने के लिए अपना टेस्ट देना चाहता हूं। ठीक है जी, आ जाए फी सबमिशन पे। डू नॉट सबमिट एडमिशन फी यूजिंग एनी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। सुन लो भाई, बैंक में जाके ट्रांसफर अपनी फी ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। योर टोटल फीस अमाउंट 4700, ओके जनाब, 4700 रुपए हमारी फीस है, मतलब ये इसकी फीस है। ठीक है जी, टोटल अमाउंट 4700 है। इसमें कहीं पे भी कोई नजर नहीं आ रहा कि जनाब 8 लाख या 10 लाख रुपए एडेड हो, क्योंकि मैं इसकी वजह आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, उसके बाद भी क्या कह रहे हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस में जो है वो सबमिट हो सकता है, और HMB में भी सबमिट हो सकता है। ठीक है, इसका चालान। अच्छा, अब फी वाउचर हमें देखना है, अभी हम देख लेते हैं।
कोई टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है जनाब, प्रोसीड करते हैं। ओके जी, ये हमारा इनफैक्ट एक वाउचर नजर आ रहा है। 4,700 हमारी फीस है, पेड जो है वो अभी नहीं किया गया है, और पेड करने की जो तारीख है वो 30 अप्रैल तक है, तो जनाब हम उससे पहले पे कर सकते हैं। ठीक है जनाब, उसके बाद पे क्या है जनाब, 4,700 हमारी फीस, ठीक है। गेट ट्रांजेक्शन स्लिप, ट्रांजेक्शन स्लिप को अगर हम देखते हैं तो वो 3 स्लिप्स हैं यहाँ पर, जिसमें नाम मौजूद है मेरा, उसके बाद वाउचर नंबर मौजूद है, उसके बाद फिर फादर नेम, सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो टोटल फी मुझे सबमिट करवानी है वो भी यहाँ पर दी गई है। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास चालान है, जो मेरे पास वाउचर आ गए हैं, मैं अपने पास रखूंगा, उसके बाद फीस के साथ इसे जमा करवाऊंगा बैंक में, और उसके बाद मजीद ये प्रोसेस जो है वो आगे की जाने बढ़ जाएगा, यानी कि मैंने इसको कर लेना है अपने पास डाउनलोड। ठीक है जी, फी वाउचर भी हमने देख लिया, फी वाउचर की कंडीशन भी हमारे समझ में आ गई कि क्या होगा और किस तरह से उसका जो है वो सिलसिला रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर वाउचर के बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो जनाब जी, कौन सी ब्रांचेस है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जहां पे सबमिट होगा, ये भी देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। भाई ये सारी ब्रांचेस हैं जो कि नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ रीजन भी दिए गए हैं, उसका टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर जाकर जो आप इजीली जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ शहरों के हवाले से यहाँ पर डिटेल ज्यादा है, तो हम इसको फौरी तौर पर स्किप करके आगे जा रहे हैं। तो जनाब, आपने स्टेप 7 यानी फीस सबमिशन, अब जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा, जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तो फिर आपके पास एक जो है वो वाउचर नुमा चीज आपके पास सामने आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड। अब क्या एडमिट कार्ड अभी आएगा? एडमिट कार्ड, आप जाहिर सी बात है, एडमिट कार्ड जब तमाम तर प्रोसीजर यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर लेती है तो उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जो है वो दिया जा रहा होता है, या उस वक्त फिर जो है वो एडमिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके जी, इसका मतलब है कि जनाब फी वाउचर से रिलेटेड बात हमारी कंप्लीट हो गई, सबमिटेड फी से रिलेटेड डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड किस तरह का होगा ये भी देख लीजिए जनाब। एडमिट कार्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ स्टेटस इज, फोटोग्राफ यस रिसीव हो गई, ठीक है जी। उसके बाद करेक्ट, यानी कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी रिमार्क्स होंगे तो यूनिवर्सिटी देगी, अगर वो एक्सेप्ट होती है, देख ली गई है, एक्सेप्ट हुई नहीं हुई वो फिर बात की बात है। अब उसके बाद फिर एडमिट कार्ड तो अभी आए नहीं, तो डाउनलोड क्या करें, ठीक है जी। उसके बाद फिर जर्नल एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, योर एडमिट कार्ड प्रोसेसिंग विल स्टार्ट ओनली आफ्टर यू हैव अपलोडेड पिक्चर एज पर रिक्वायरमेंट, सी वेबसाइट फॉर रिक्वायर्ड पिक्चर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, पिक्चर हमारे अपलोड हो गए। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल पिक्चर वेरिफिकेशन फी कंफर्मेशन योर एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन एडमिशन पोर्टल विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आएगा। अभी तो हमने अपना सिर्फ और सिर्फ फॉर्म जमा किया है। यू कैन चेक योर पेड डिटेल्स बाय विजिटिंग स्टेप 7, स्टेप 7 तक हमारा सारा काम हो गया। प्लीज प्रिंट आउट द एडमिट कार्ड एंड प्रोड्यूस इट एट द टाइम ऑफ प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट, समझ में आ गया? आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है और उसके बाद फिर वो वहां जाकर शो करना होगा। आफ्टर एंट्री टेस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस योर एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आल्सो, एडमिट कार्ड फाड़ के नहीं फेंक देना, उसके बाद टेस्ट देने के बाद संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में भी कंसीडर किया जाएगा। इफ योर पिक्चर इज रिजेक्टेड देन प्लीज रीड रिमार्क्स मेंशन अबव री अपलोडेड एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। भाई अगर आपकी पिक्चर रिजेक्ट हो जाती है, रिमार्क्स आ गए पिक्चर रिजेक्ट है, तो फिर आपको दोबारा से पिक्चर वहां पर ऐड करना होगी। तो जनाब ये हो गए सारे के सारे पार्ट्स, ये सारी की सारी डिटेल्स कि जिस पर आप रहते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करवा रहे हैं। देखिए मैंने आपके सामने फॉर्म सबमिट किया, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन में भी कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं कि जनाब कोई बात ऐसी हो जो कि मुश्किल हो। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि आखिर हम अपना फॉर्म सबमिट कब करवाएं। बेहतर ये है कि थोड़े टाइम बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, क्योंकि तारीख जो मिली है वो 25 तारीख से यानी कि 30 अप्रैल तक की है। तो भाई आप कोशिश कीजिए कि अप्रैल के मंथ में आप अपना फॉर्म सबमिट करवा दें, ताकि अल्टीमेटली आपको जो टेस्ट की डेट मिले वो आगे की टेस्ट की डेट मिल जाए, ताकि आपको कुछ बच्चों के पेपर्स जो देकर आए हों उनके बारे में पता चल जाए, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मिल जाए, और उसके साथ साथ मालूम हो कि हाँ भाई देखो ये किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अल्टीमेटली आपको फायदा दे सकती है। तो जनाब ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म को फिलअप करने के हवाले से मद्देनजर रखनी है, देखनी है, याद रखनी है। अब ये इंफॉर्मेशन आपसे इसलिए शेयर नहीं की जा रही कि अभी बैठ जाओ, अभी फॉर्म लेके बैठ जाओ, अभी फिलअप कर लो। ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको जितना ज्यादा जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए, ताकि सबको फॉर्म फिलअप करने की बेसिक समझ में आ जाए। फॉर्म फिलअप करने में अगर आपने गलती कर दी है तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है, यानी फिर तो काम आपका सारा का सारा
बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते वक्त ध्यान रखना है, अपना जो आईडी है, जो आपको पासवर्ड दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको जो मेल आई है उसको संभाल के रखना है, उसको इस्तेमाल करना है। आइंदा 4 साल 5 साल तक आपका यही आईडी और यही जो पासवर्ड है ये इस्तेमाल होगा। तो इसलिए बराए करम अगर आप लोगों की कोई ईमेल आईडी ऐसी नहीं है जो कि तहजीब के दायरे में, मतलब कि वहां पे वो जो होता है ना, जो है वो प्रिंस शाकिर और जो है वो प्रिंसेस फलाना फलाना, इस तरह की जो आईडीज होती है ना, ठीक है ना, बाबा की गुड़िया और पापा की गुड़िया, ये वाले आईडीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब ये ऑफिशियल होने जा रहा है। ठीक है, 5 साल तक ये आईडी आपकी इस्तेमाल होगी, तो बराए करम अगर नहीं है तो अपनी प्रॉपर आईडी बना लीजिएगा, ताकि फिर जो है वो आपको आगे चलकर शर्मिंदगी ना हो। तो जनाब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद साबित हो सकती है, बेहतरीन फायदा दे सकती है। बस शर्त यह है कि आप सही टाइम पर फॉर्म को सही अंदाज में फिलअप करें, पूरा करें, और फाइनली उस फॉर्म को फिलअप करके अपने एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।